आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से आप जो है अपनी तैयारी में बिल्कुल लग चुके होंगे और आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है। तो आज जो है आइए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज मैं जो हमारे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी वो मैं पढ़ाऊँगा। तो मैं आपको जो है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी और फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ये दो सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा सेकेंड सेमेस्टर में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं और जो है आपके एग्ज़ाम्स में आपके डिवीज़न बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो इसलिए इसमें बिल्कुल जो है आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और काफ़ी स्टूडेंट की ये समस्या रहती है, पिछले सेमेस्टर जो मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ कि उनकी ये समस्या रहती है कि सर प्लांट पैथोलॉजी समझ में नहीं आती है, इसके जो टर्म हैं वो काफ़ी टफ हैं, वो नहीं समझ में आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये समस्या है कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। अगर एक एक स्टेप को थोड़ा सा डिवाइड करके आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो लेंदी नहीं लगेगा और बिल्कुल एक एक टॉपिक को आप आसानी से जो है वो समझ पाएंगे। देखो, कोई भी प्रिपरेशन हो अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। और जब आप उसको रटने के उद्देश्य से समझेंगे कि हमको केवल रटना है, पढ़ना है, याद करना है, एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले हम पूरी तैयारी कर लें, तो वो चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। क्योंकि देखो ये साइंस है और साइंस का नॉलेज जो है एक सिस्टमेटिक होता है, एक सुव्यवस्थित होता है। तो एक जो है वो क्रमबद्ध तरीके से जब आप पढ़ेंगे तभी आप साइंस को समझ पाएंगे। तो इसलिए जो है वो आप अभी से, आपके पास समय है, आपके पास लगभग 4 से 5 महीने का जो समय है उसका बिल्कुल आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और शुरू से ही एकदम बेसिक चीज़ों को आप बिल्कुल समझते जाइए। तो आपको जो है वो समस्या आगे चल के नहीं आएगी। होता क्या है कि हम जो है वो पहले सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत सारा समय है। तो फिर जब एग्ज़ाम्स में नज़दीक आ जाते हैं तो हम अपनी तैयारी में फिर जल्दबाजी में जब तैयारी में लगते हैं, कोई भी किताब पाते हैं पढ़ लेते हैं, कोई भी ऑनलाइन क्लास देख लेते हैं, फिर वहाँ क्या होता है, फिर इतनी जल्दबाजी में हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और जब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो चीज़ें मुझे कभी समझ में नहीं आती हैं, पूरे जीवन कभी नहीं आप समझ पाएंगे। कंपटीशन है तो उसमें जल्दी है। कंपटीशन में क्या है कि आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी हैं, आपको जितने भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको सारे सब्जेक्ट को आपको समय देना है। तो उस समय आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से ब्रॉड में आप पढ़ सकें। तो ये जो आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई है ये आपकी नींव है और जब नींव मजबूत होगी तभी उस पर आप अच्छे से दीवार को खड़ा कर पाएंगे और वो काफ़ी दिन तक जो है वो इस्टेब्लिश रहेगा नॉलेज। तो इसलिए अपनी नींव को मजबूत करिए, अपने बेस को मजबूत करिए। और ये बेस को मजबूत करने का समय बार बार नहीं आता है, ये बेस को मजबूत करने का समय केवल एक बार आता है। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये आपकी नींव है। आप बीएससी एजी कि जितने भी जो सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के वो अच्छे से अभी से बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अभी आपके पास मौका है, आपके पास समय है, अच्छे से आप जो ये आप एकेडमिक पढ़ रहे हो ना, यही सब कुछ है आपका। तो इसको अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे, सारे बेस को मजबूत कर लेंगे, तो आगे किसी कंपटीशन की आपको विशेष तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी में से सारे क्वेश्चंस आते हैं, आगे जो भी आप कंपटीशन देंगे सब इसी में से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फिर अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी और आप रिवाइज़ कर लेंगे 1-2 बार और आप जो है वो एग्ज़ाम्स बैठेंगे और अच्छा नंबर पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो ये आपका जो ये समय है इसका काफ़ी जो है सदुपयोग करिए, एनर्जेटिक तरीके से तैयारी करिए, इंजॉयमेंट होकर तैयारी करिए और पूरी लगन से मेहनत करिए और एक एक चीज़ों को ब्रॉड में पढ़िए। एक किताब में नहीं समझ में तो दूसरी किताब से आप देखिए, आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से उसको सर्च करके देखिए, क्लासेस देखिए। आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछिए। मतलब एन प्रकार आपको केवल जो है वो आपका सलूशन यही है कि आप अच्छे से उसको पढ़िए ताकि वो चीज़ें आपको जब भविष्य में आए तो आपको उसको समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि अभी से आप जो है बिल्कुल लग जाइए और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपके सिलेबस में है, उसको अच्छे से पढ़िए जो है किसी भी माध्यम से। तो ये मेरा कहना है कि अभी से बिल्कुल आप अपनी तैयारी में बिल्कुल फोकस करिए ताकि आपको फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो और अपनी जो आप सफलता है उसको आसानी से जो है वो प्राप्त कर लें।
तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर स्टार्ट करता हूं। आज मैं बीएससी एजी का जो एक सेकेंड सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी वो मैं पढ़ाऊंगा। तो ये भी आपका अभी तक प्लांट पैथोलॉजी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी प्लांट डिजीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट आप पहली बार सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपका बेस है। तो अभी से ही बिल्कुल प्लांट पैथोलॉजी का एक जो बेस है, जो एक वो है, तो उसको आप बिल्कुल बना लीजिए, ताकि आगे जो है वो जो भी प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएं अदर सेमेस्टर में तो आपको दिक्कत ना हो। होता क्या है कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम नहीं जानते हैं, तो फिर आगे चल के जब उससे आगे की चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं तब हम जो है उसको समझने में हमको समस्या होती है। तो इसलिए अभी से जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आगे चल के आपको समस्याएं जो है वो नहीं आएंगी। तो चलिए छात्रों, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका सब्जेक्ट जो है वो लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है ना, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें जो है आगे देखिए क्या है। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो प्लांट पैथोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी है क्या, ठीक है ना। प्लांट पैथोलॉजी की हिंदी में क्या कहते हैं, पादप रोग विज्ञान, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान। अब पादप रोग विज्ञान होता क्या है, तो प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। जो प्लांट पैथोलॉजी है उसको हम जो है वो आप प्लांट पैथोलॉजी को ही फाइटोपैथोलॉजी के नाम से ही जाना जाता है, यानी पादप रोग विज्ञान को पादप हेतुकी के नाम से भी जानते हैं। फाइटोपैथोलॉजी का मतलब होता है पादप हेतुकी। हेतुकु का मतलब क्या होता है, कोई पौधों की कोई बीमारी, ठीक है ना, पेड़ पौधों की कोई बीमारी, उसी को कहते हैं पादप हेतुकी या फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। तो प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी दोनों एक ही वर्ड होते हैं, ठीक है। ये जो है वर्ड आपका जो है ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक भाषा का जो है एक शब्द है, दो किससे मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। पहला जो वर्ड है वो है फाइटोन। फाइटोन का अर्थ होता है प्लांट, और दूसरा जो है पैथोज। पैथोज का मतलब होता है सफरिंग, ठीक है ना, सफरिंग, ठीक है, यानी पीड़ा। तो फाइटोन और पैथोज, फाइटोपैथोलॉजी दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलके बना है। पहला है फाइटोन और दूसरा है पैथोज। तो फाइटोन का मतलब होता है प्लांट और पैथोज का मतलब होता है सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है सफ़र करना, पीड़ा। और प्लस लॉगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है ना। स्टडी या नॉलेज या अध्ययन करना या ज्ञान प्राप्त करना एक ही वर्ड है। तो लॉगस यानी स्टडी करना, ठीक है। तो इसका पूरा हम मिला के बनाएंगे तो द स्टडी ऑफ द सफरिंग प्लांट, ठीक है ना, स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट या स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट डिजीजेज इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है ना। तो यानी जो भी आपके पेड़ पौधे हैं जो ग्रसित बीमारियों से जो ग्रसित हैं उनका हम जो अध्ययन करते हैं उसे ही प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यह एक डिफिनीशन और ऐसे आप बता सकते हैं कि पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो जो फसलें होती हैं, फसलों की बीमारियों एवं उनके प्रबंधन, कारण एवं नियंत्रण आदि का अध्ययन करते हैं, उसे पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जो है वो जानते हैं। तो आप चाहे नोट कर सकते हैं ये डिफिनीशन कि पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो फसलों की बीमारी, पेड़ पौधों की बीमारियों का अध्ययन करते हैं तथा उनके नियंत्रण की विधियां, रोग के कारण आदि प्रबंधन की विधियों का भी हम अध्ययन करते हैं। तो ये भी एक डिफिनीशन हम जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और है, पादप रोग विज्ञान कृषि वनस्पति या जैविक विज्ञान की वह शाखा है जो निम्नलिखित चीज़ों का अध्ययन करती है, ठीक है ना। हम डिफिनीशन को कई प्रकार से आप दे सकते हैं जैसा आपको आसान लगे, ठीक है ना। तो एक डिफिनीशन ये भी है कि पादप रोग विज्ञान कृषि वनस्पति या जैविक विज्ञान की वह शाखा है जो निम्नलिखित का अध्ययन से संबंधित होता है। तो पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी वो भी एक जो है वो आपकी बॉटनी की ब्रांच है, या कह सकते हैं कृषि वनस्पति एग्रीकल्चर बॉटनी की ब्रांच है या जैविक विज्ञान की ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम कई चीज़ों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, बीमारी का कारण, ठीक है ना। क्या बीमारी, जो बीमारी है उस कौन सी बीमारी है, उसका क्या कारण है, और
परिणामी हानि, यानी बीमारी के द्वारा कौन सी जो है क्या हानि हो रहा है, क्या लॉसेज हो रहा है, ठीक है ना। तो केसेस ऑफ डिजीजेज एंड लॉसेज ऑफ डिजीजेज एंड पौधों की बीमारियों पर नियंत्रण एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेज, यानी पौधों की बीमारियों का अध्ययन, ठीक है ना, उनके नियंत्रण की विधियों का अध्ययन करना। तो पादप रोग विज्ञान जो है वो एक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो कई चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पौधों की बीमारी का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, और बीमारी के कारण का अध्ययन करते हैं, और तीसरी चीज़ जो है वो बीमारी का नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम जो है वो आपके जो डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ या क्रॉप डिजीज़ का स्टडी करते हैं, और केसेस ऑफ क्रॉप डिजीज़, किस कारण से जो है वो प्लांट डिजीज़ हुआ है पौधों में, किस कारण से पौधों का रोग किस कारण से पौधों में ये बीमारी हुई है, और उसके नियंत्रण के क्या उपाय हैं, इन सभी का अध्ययन जो है हम इन सभी को अध्ययन हम जो है वो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत जो है वो करते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जो है वो डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ठीक है ना। भारतीय जो है वो फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी इज नोन नेम ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें जो है भारतीय पादप, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के जो है भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं, तो भारतीय पादप रोग विज्ञान के जो जनक थे वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो इनका काफ़ी जो है वो योगदान रहा है आपके एग्रीकल्चर में। इनको जो है वो हरित क्रांति के जन्मदाता भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहे जाते हैं, और फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी कुछ दिन पहले ही इनकी डेथ हुई थी। तो इसके बाद जो है, और उन्हें भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत में पादप रोग विज्ञान की पहली व्यापक प्रणाली जो है वो विकसित की थी ना। कई सारी जो है वो भारत में जो प्लांट पैथोलॉजी का डेवलपमेंट है, उनके विकास से संबंधित, प्लांट के डिजीज़ को आइडेंटिफिकेशन संबंधित, उनके जो है नियंत्रण संबंधित कई सारी जो है वो पादप रोग विज्ञान की जो कई सारी स्टेप्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनको सबसे पहले डेवलप्ड करने में डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब का काफ़ी योगदान था। इसीलिए इनको जो है वो इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। और उन्होंने पौधों की बीमारियों को समझने और उनके प्रबंधन में भी काफ़ी बड़ा योगदान जो है वो दिया था, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है वो जो क्रॉप्स की और प्लांट की जो बीमारियां हैं उसको जो है वो समझने के लिए और उनके प्रबंधन के लिए भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए इनको भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप टर्म को बिल्कुल जो है वो ध्यान देंगे। और दूसरा जो है, जो वर्ल्ड लेवल के आपके प्लांट पैथोलॉजी के जो फादर थे वो कौन थे, जो वर्ल्ड लेवल के हैं, यानी विश्व लेवल के जब माना जाए तो हेनरिक एंटोन डिबेरी इज द फादर ऑफ वर्ल्ड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है ना। अगर आपसे केवल पूछा जाए ऑप्शन में कि भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन थे, तो आप इसको टिक करेंगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर आपसे केवल पूछा जाए कि विश्व लेवल के पादप रोग विज्ञान के जनक कौन थे, या केवल ऑप्शन में जो है केवल पूछा जाए पादप रोग विज्ञान के पितामह या जनक कौन है, तो फिर अगर इसमें से एक ऑप्शन रहता है तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम में देगा तो अगर भारतीय उसको देना है तो भारतीय जरूर जुड़ा होगा, अगर ये ऑप्शन रहेगा तो इसमें आप टिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आपके वर्ल्ड लेवल के प्लांट पैथोलॉजी के फादर कहे जाते थे, इनका नाम है हेनरिक एंटोन डिबेरी, ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था 26 जनवरी 1831 से 19 जनवरी 1888 तक जो है इनका जीवन काल था। और यह एक जो है वो जर्मन सर्जन, वनस्पति शास्त्री, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और माइकोलॉजिस्ट जो है वो थे, ठीक है ना। तो ये जो एंटोन डिबेरी साहब थे, इन्होंने माइकोलॉजी पे यानी फंगस या कवक पे बहुत सारे काम किए हैं, तो इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी भी बोला जाता है, यानी आपको कवक विज्ञान के जन्मदाता भी ये जो है वो कहे जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
इनको जो है वो पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी के संस्थापक के साथ साथ जो है वो आधुनिक माइकोलॉजी का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के जनक कौन थे, तो वो भी डॉक्टर एंटोन डिवेरी थे। और इन्हें जो है वो मॉडर्न माइकोलॉजी, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक जो है वो डॉक्टर एंटोन डिवेरी थे, ठीक है। तो ये आधुनिक माइकोलॉजी, आधुनिक प्लांट पैथोलॉजी दोनों के जनक यही जो है वो कहे जाते हैं। कवक के जीवन के इतिहास में इन्होंने व्यापक और सावधानीपूर्ण अध्ययन किया। किसके अध्ययन किया था? फंगस का अध्ययन किया था, कवक का अध्ययन किया था, फंगस, ठीक है ना। तो कवक के जीवन के इतिहास के उन्होंने व्यापक और सावधानीपूर्ण अध्ययन किया। और जो शैवाल होते हैं, एल्गी, शैवाल क्या होते हैं? एल्गी होते हैं, उसका और उच्च पौधों की समझ में योगदान ने जीव विज्ञान में मील का पत्थर जो है वो साबित किया था। तो जो एंटन डिवेरी साहब थे, इन्होंने फंगस पे और एल्गी यानी कवक पे बहुत सारे काम किए थे। तो इससे जो है वो इनमें जो है वो कई प्रकार के जो है वो रिसर्च किए थे और पौधों में इनका क्या इफ़ेक्ट होता है इसको इन्होंने बिल्कुल रिसर्च के माध्यम से हमने बता दिया। कौन कौन से फंगल डिजीज़ेज़ होते हैं, कौन कौन से जो है वो एल्गी का क्या रोल होता है प्लांट्स में। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसे लागू किया। इससे बहुत बड़ा जो है वो मील का पत्थर प्लांट पैथोलॉजी में साबित हुआ और काफ़ी चीज़ें जो है वो सुलभ हो सकी। तो इसलिए इनको जो है वो आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक भी जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा आइए आगे जानते हैं। अब प्लांट पैथोलॉजी पौधों के रोगों और विकारों का अध्ययन करता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि प्लांट पैथोलॉजी जो है, जो पौधों की बीमारियां होती हैं, पौधों के विकार होते हैं, रोग होते हैं, उसी का अध्ययन जो है वो करता है। बात आती है कि रोग क्या होते हैं। तो जो डिजीज़ेज़ होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ प्लांट इज़ नोन एज प्लांट डिजीजेज़, ठीक है ना। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है, अस्वास्थ्य की दशा होती है, स्वास्थ्य के विपरीत जो दशा होती है, उसे ही हम रोग के नाम से जानते हैं। प्रत्येक पौधों के, प्लांट्स में, ह्यूमन्स में, जीव में, ये जो उनकी शारीरिक क्रियाएं हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, वो निरंतर स्वतः संचालित होती रहती हैं। जैसे आप ह्यूमन बींग्स में देख लीजिए, मानव में, मानव की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो जो है वो स्वतः संचालित होती रहती हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे हो गया आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, पाचन हो गया, न्यूरॉन्स का जो है वो न्यूरो सिस्टम का संचालन हो गया, स्क्रिटरी सिस्टम का संचालन हो गया, पाचन हो गया, डाइजेशन हो गया। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो मानव में स्वतः ही चलती रहती हैं कि नहीं। इसी तरीके से प्लांट में भी, जैसे आपका इवेपोरेशन रेस्पायरेशन हो गया, आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, आपका जो है वो वाष्पोत्सर्जन हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया, एसेंट ऑफ सेप हो गया। और तो ये सारी क्रियाएं जो है पौधों में चलती रहती हैं। इन्हीं को हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जानते हैं। अगर ये शारीरिक क्रियाएं निरंतर अच्छे से चल रही हैं तो समझो कोई बीमारी नहीं है। अगर ये क्रियाएं जो है बाधित होती हैं, चाहे मनुष्य में हो, चाहे प्लांट में हो, चाहे जीव में है, अगर ये किसी पैथोजेंस के द्वारा, किसी रोग कारक के द्वारा ये क्रियाएं बाधित होती हैं, तो इसका मतलब जो है वो किसी डिजीज़ का इन्फेक्शन है, किसी डिजीज़ का प्रभाव, किसी पैथोजेंस का प्रभाव जो है वो शरीर के अंदर हो रहा है, ठीक है। और वो जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन अस्वास्थ्य को जन्म देता है, डिजीज़ को जन्म देता है, ठीक है ना। तो फिर उससे क्या होगा? उससे कई प्रकार से सिम्टम दिखाई देंगे, कई प्रकार से सिग्न दिखाई देंगे। जब किसी व्यक्ति को रोग होता है तो उसके कई प्रकार के सिम्टम्स धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। शरीर पे धब्बे बढ़ना, छाले पड़ना, काला पड़ना, कई सारे लक्षण आपके स्किन पे दिखाई देते हैं, आँखों में दिखाई देते हैं, जीभ में दिखाई देते हैं। तो अब हम डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करता है कि आपको कोई बीमारी है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्लांट में भी होता है। जब भी कोई बीमारी प्लांट पौधों पे अटैक करती है तो पौधों में भी कुछ सिम्टम्स विपरीत दिखाई देते हैं। जैसे पत्तियों पे धब्बे पड़ना, पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का भूरा पड़ना, पत्तियों का बादामी रंग में परिवर्तित हो जाना, पत्तियों का मुड़ जाना, ठीक है ना, ठीक है, जड़ों की वृद्धि का रुक जाना,
पेड़ पौधों की वृद्धि का रुक जाना, गुच्छापन में परिवर्तित हो जाना, कई सारे सिम्टम्स प्लांट में जो है वो दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों पे दिखाई देते हैं, फूलों पे दिखाई देते हैं, जड़ों के पास, तनों के पास। तो ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? डिजीज़ के होते हैं। तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके जो है वो किसी डिजीज़ का प्रभाव हमारे प्लांट पे जो है वो हुआ है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो प्रकट होते हैं। तो एक प्रकार के जो डिजीज़ होते हैं वो एक विकार होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती है प्लांट की। ठीक है ना। तो रोग किसे डिफाइन करना है? तो रोग जो होता है वो स्वास्थ्य की विपरीत दशा होती है, अस्वास्थ्य की जो होती है, जिसमें पेड़ पौधे अपनी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको बाधित हो जाती हैं, वो सारी क्रियाएं रुक जाती हैं, उसी को हम रोग जो है वो कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि पेड़ पौधों की, फसलों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है, उनका विकास रुक जाता है और वो सही उत्पादन जो है वो दे नहीं पाते हैं। तो ये इससे इफेक्ट जो है वो होता है। ठीक है, तो शुरुआत में ही अगर हम रोग के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, समय से हमको जानकारी मिल जाती है अगर कि कौन सा डिजीज़ है हमारे प्लांट में, किस पैथोजेंस के द्वारा हुआ है। रोग की सही पहचान करना भी काफ़ी वो इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर हम सही पहचान रोग की कर लेते हैं, सही समय पे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम डिजीज़ को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी फसल्स को जो है वो रक्षा कर सकते हैं और नुकसान को अपने जो है वो बचा सकते हैं। अगर हम लेट आइडेंटिफाई करते हैं, सही समय पे हम सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं या रोग की सही पहचान नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है फार्मर्स को या हमको जो है। तो इस प्रकार से डिजीज़ का आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है वो होता है। ठीक है, तो ये मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, अभी तो हम इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा रहे हैं। तो रोग को किसी संक्रामक एजेंट के कारण होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं के सामान्य कामकाज से हानिकारक विचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ बात आती है कि रोग को किसी संक्रामक एजेंट, तो कम्युनिकेबल जो एजेंट्स होते हैं जो डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं वो क्या होते हैं, यानी रोग कारक क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस जो है वो ऐसे चीज़ होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो रोग को फैलाते हैं, रोग को बढ़ाते हैं, रोग जो है वो रोग के केसेस को बढ़ाते हैं, रोग का कारण बनते हैं। तो जैसे जो आपके पैथोजेंस होते हैं वो जैसे आपके लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करूँगा। तो आपके जो डिजीज़ के केसेस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, कोई भी जो डिजीज़ होती है वो दो प्रकार से स्प्रेड होती है। उसके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जैविक कारक होते हैं, रोग को फैलाने वाले जैविक कारक और रोग को फैलाने वाले अजैविक कारक। तो रोग को फैलाने वाले जैविक कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका फंगस हो गया, फंगस, बैक्टीरिया और वायरसेस। वायरसेस हो गया आपका जो है नीमेटोड्स, माइकोप्लाज्मा, ये सब आपके लिविंग में आ जाते हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग में आपके आ जाते हैं जैसे आपका टेम्परेचर हो गया,
टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट, टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, वाटर, स्ट्रेसिंग। और एक होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो सबसे रोग को फैलाने वाले जो कारक होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, नीमेटोड्स हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, इनके द्वारा रोग जो है वो फैलते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है, नॉन लिविंग्स। नॉन लिविंग्स में अजैविक कारक होते हैं। अजैविक कारक में क्या आता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वाटर हो गया। तो जितने भी प्राकृतिक कारक होते हैं वो सारे नॉन लिविंग्स में आते हैं। और तीसरा होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डिफिशियंसी से कई प्रकार के डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे खैरा रोग आपने सुना होगा। तो ये और तो इस प्रकार से भी जो है वो अलग अलग डिजीज़ होते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल डिजीज़ भी होते हैं जो फिजियोलॉजिकल केसेस से होते हैं, जैसे ब्लैक टिप ऑफ मैंगो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो कई ऐसे जो है वो डिजीज़ होते हैं जो डिटेल में आप जो है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है फिर चलते हैं पौधों की बीमारियों के मामले में कारक एजेंट कवक, वायरस, जीवाणु या परजीवी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो रोग को फैलाने वाले एजेंट्स होते हैं उसमें जो है वो फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे आपके लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद गैर संक्रामक एजेंट के कारण होने वाला हानिकारक विचलन, उदाहरण के लिए शाकनाशी या पोषक तत्व की कमी एक विकार होता है, ठीक है ना। तो वैसे जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं, यानी नॉन लिविंग्स में जो आते हैं वो कई प्रकार के आपके जो है वो, जैसे आपके हर्बिसाइड्स के द्वारा हो गया कोई डिजीज़, और जैसे आपका जो है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण कोई डिजीज़ हो गया, तो नॉन कम्युनिकेबल में वो आ जाते हैं। एक होता है, हम डिजीज़ को कई प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ किसके द्वारा होते हैं, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, नीमेटोड्स के द्वारा होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल इसमें अन्य कारण हो सकते हैं जो प्राकृतिक कारण हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर, वाटर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी या फिर जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, ये सब नॉन कम्युनिकेबल में जो है वो आते हैं। ऐसे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अधिकांश समय पादप रोग विज्ञानी फसल पौधों की बीमारियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इन बीमारियों का फसलों और उनके बाद मानव इतिहास पर भारी प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। जो जितनी भी डिजीज़ेज हैं इसका जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है ह्यूमन बींग्स पे, हमारी क्रॉप पे, काफ़ी मानव जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मानव जो है वो अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए पेड़ पौधों, फसलों पे डिपेंडेंट है। तो अगर फसलें जो है वो रोग के कारण प्रभावित होती हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो मानव का भोजन प्रभावित होता है और पूरा मानव जीवन जो है वो प्रभावित होता है। इसके बाद 150 साल पहले आयरलैंड सहित अधिकांश यूरोप में आलू की फसलों, आलू ब्लाइट, कवक, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, जो एक गैर देशी फसल पर एक रोगजनक द्वारा तबाह हो गई थी। तो लगभग 150 साल पहले जो है वो एक डिजीज था फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, तो जो आलू की काफ़ी बड़ी बीमारी है, जिसको हम हिंदी में जो है वो आपका आलू का ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो आलू में 2 प्रकार का ब्लाइट होता है, एक अर्ली ब्लाइट और एक लेट ब्लाइट, ठीक है ना। तो ये बीमारी जो है वो लगभग 150 साल पहले जो है वो यूरोप की काफ़ी फसल को जो है वो तबाह कर दी थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आलू की फसल जो है वो नष्ट हो गई थी, और इससे जो है वो भूखमरी मतलब कि यूरोप में काफ़ी बड़ी मात्रा में आ गई थी। तो इस रोग के कारण मतलब कि काफ़ी जो है वो महामारी फैल गई थी, एक एपिडेमिक डिजीज़ फैल गया था। इस बीमारी के कहर से वो अकेले आयरलैंड से
1 मिलियन मौतें हुई थी, ठीक है ना। केवल जो आयरलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ था और लगभग 1 मिलियन करीब जो है लोगों की इससे जो है वो डेथ हो गई थी, यानी भूख के कारण जो है वो, क्योंकि आलू की फसल काफ़ी भोजन में इसका काफ़ी योगदान होता है। इसकी कमी से जो है जब फसल नष्ट हो गई आपका ब्लाइट के द्वारा, तो काफ़ी जो है वो भुखमरी का शिकार हो गया। लगभग 1 मिलियन लोग जो है वो जो है उससे कारण जो है वो मर गए और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इससे लगभग 15 लाख लोग जो है उससे पलायन हो गए थे, ठीक है। 100 साल पहले कॉफ़ी का रस्ट जो था, जो कॉफ़ी का रस्ट फंगस है, उसके द्वारा जो है वो एमिलिया वेस्ट्रिकस, जिसका साइंटिफिक नेम है एमिलिया वेस्ट्रिकस, के कारण जो है वो श्रीलंका में जो है काफ़ी बागानों में इतनी तबाही मचाई कि सारी कॉफ़ी जो है वो खोद कर उसी जगह से चाय ले ली गई थी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ था कि काफ़ी से 100 साल पहले जो है वो श्रीलंका में काफ़ी बड़े लेवल पे जो है वो कॉफ़ी की खेती होती है, चाय के बागानों खेती होती है। तो वहाँ पर एक जो है बीमारी थी जिसको हम कॉफ़ी रस्ट के नाम से जानते हैं, वो बीमारी का भयंकर प्रकोप हुआ था और पूरी की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो गई थी। लगभग 50 साल पहले कोचिबी-बोलस मियाबीनस के कारण चावल पर भूरे धब्बे की महामारी जो है वो बांग्लादेश में है, भुखमरी के कारण हज़ारों मौतें हुई थी। तो ये जो आपके जो ब्लैक स्पॉट की है, ब्राउन स्पॉट डिजीज़ आप राइस है, ये बांग्लादेश में काफ़ी तबाही मचाया था और काफ़ी बड़ी मात्रा में महामारी फैला करके वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग जो है वो मौतें हुई थी जो है वो चावल की कमी के कारण जो है। तो काफ़ी लोग जो है भुखमरी के शिकार हो गए थे। इतना ज़्यादा इस रोग का प्रकोप हुआ था कि लगभग काफ़ी मौतें हुई थी इस कारण से। और अधिकांश पादप रोग विज्ञानी अपना समय फसल पौधों की हज़ारों बीमारियों में से कई का अध्ययन करने और इन संक्रामक एजेंटों से होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए काम करने में बिताते थे, ठीक है ना। तो उस समय क्या था कि बहुत समय पहले जो है ये जो संक्रामक रोग है इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं थी। ये जो पैथोजेंस हैं इनकी जो है वो इनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। पहले जो है क्या था कि बीमारियों को लोग केवल देवी देवताओं का प्रकोप मान करके, देवी देवताओं, जब कोई बीमारी फसल में होती थी तो देवी देवताओं की लोग पूजा करते थे, क्योंकि बीमारियों के बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं था। केवल मात्र ये सोचते थे कि ये एक दैविक आपदा है, तो भगवान की पूजा पाठ लोग करते थे कि भगवान इस आपदा से हमारी फसल को बचाइए, और उनके पास कोई हल जो है वो नहीं था। फिर धीरे धीरे जब बौद्धिक विकास होता गया, तमाम वैज्ञानिक चीज़ें डेवलप हुई, तो हमने जो है हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे, हमारे कुछ फॉरेन के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लांट पैथोजेंस का अध्ययन किया और धीरे धीरे उसके जो है वो नियंत्रण का जो है वो अध्ययन किया, तब जाके इन बीमारियों पे कंट्रोल जो है वो संभव हो पाया था। इसके बाद जो है वो इस मेज़बान का उन्मूलन रोगजनक की जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा हटा देता है। इसके उदाहरणों में से रेसिडेंस, तो ये कई सारी चीज़ें हैं कि बीमारियों का गहनता से अध्ययन करके फिर उनको जो है वो उनके उन्मूलन के उपाय जो है वो सोचे गए थे। तो इस प्रकार से जो है इसका कुछ हिस्ट्री थी, तो बिल्कुल इसके शॉर्ट ले लीजिएगा आप लोग। इसके उदाहरण में रिप्स एमएसपी को हटाना शामिल है। सफ़ेद पाइन एक ब्लिस्टर जंग जो है, ये एक रोग है। सफ़ेद पाइन जो है ब्लिस्टर जंग जो है वो नियंत्रित करने के लिए, या बरबेरी को गेहूं के काले तने वाले जंग को नियंत्रित करने के लिए रोगग्रस्त पौधों को रगड़कर जला देना और बहुत ही प्रभावी नियंत्रण भी थी। तो एक गेहूं में जो है वो ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट और रेड रस्ट की बीमारी होती है। गेहूं की सबसे खतरनाक बीमारी है वो होता है आपका ब्राउन रस्ट डिजीज़, येलो रस्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये रस्ट रोग जो गेहूं में होता है, ये काफ़ी भयंकर रोग होता है जो फंगस के द्वारा होता है, और इससे काफ़ी फसल जो है वो नष्ट हो जाती थी। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे सटीक उपाय होते थे कि अगर कोई फसल जो है वो रोगग्रसित दिखाई दे रही है तो इसको तुरंत उखाड़ करके जला देना चाहिए। तो इससे ये काफ़ी नियंत्रण प्रभावी तरीका था पहले के समय में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा नियंत्रण का उपाय था। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया कि प्लांट डिजीज़ क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी की डिफिनीशन, और इसके जो है वो क्या कैसे जो है प्लांट पैथोलॉजी वर्ड आया, उसके जनक कौन थे। तो ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया, इसका हिस्ट्री भी मैंने थोड़ा सा आपको फोकस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप वाइज ही हम बढ़ेंगे ताकि आपको जो है वो समझ में आता रहे, ठीक है।
तो एक एक बिल्कुल पॉइंट्स को आप बिल्कुल जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, और कोई समस्या होती है तो आप निसंकोच जो है हमसे जो है वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।